जरा ये देखो, फिर ये, और अब ये। और ये हाल है कुछ ओडिशा के कटक में हुए बाली यात्रा का। बाली यात्रा जो एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर है, वहां पर जब सीएमसी वर्कर्स ने रेड करवाई तो उन्हें मिली ऐसी खाने की चीजें जो बनी तो 5 दिन पहले थी, फिर भी स्टोर करके रखी गई थी ताकि बेचा जा सके। वहां पर ऐसी भी चीजें मिली जैसे कि एक्सपायर्ड दही हो गया, एक्सपायर्ड मसाले, एक्सपायर्ड और कलर्स हो गए, एक्सपायर्ड केमिकल्स हो गए, जो कि कंप्लीटली ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ है, फिर भी वहां पर रखी गई थी और लोगों को बेचा जा रहा था। जब इंस्पेक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि आर्टिफिशियल कलर्स जो कि कंप्लीटली बैंड या फिर प्रोहिबिटेड है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था और उन कलर्स में पाए गए कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती थी। उन्होंने ये भी बताया कि वहां जो कुकिंग ऑयल यूज हो रहा था वो काफी पुअर क्वालिटी का था। वो कुकिंग ऑयल एकदम किसी काले पेट्रोल या फिर डीजल जैसा दिख रहा था। वो कुकिंग ऑयल बहुत ही थिक हो चुका था और एकदम अनसेफ था यूज करने के लिए, फिर भी वहां पर यूज किया जा रहा था। एक स्टॉल जिसका नाम था रोजीज किचन, उनके पास से बहुत ही गंदे गंदे खाने के प्रोडक्ट जमा किए गए, जो कि वो लोग यूज करके काफी अच्छी खासी भीड़ जमा कर रहे थे। इस ऑपरेशन में ऑन द स्पॉट क्विंटल्स ऑफ फूड आइटम्स को जलाया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने इंडियन स्ट्रीट फूड के अगेंस्ट हाई वार्निंग जारी किया है। लियू कॉन्टिनो, जो कि एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट फूड के मामले में इंडियन स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा वर्स्ट क्वालिटी का है और इसका सबसे खराब पार्ट है इसमें यूज होने वाला ऑयल। 2013 में मेट्रोपोलिस ने जब मुंबई में एक सर्वे कंडक्ट किया तो उसमें यह पाया गया कि 88% ऑफ द फूड सैंपल्स जो कि उनके पास टेस्ट के लिए भेजे गए थे वो सब खराब क्वालिटी के थे, वो कंज्यूम करने के लायक ही नहीं थे। उस सर्वे से ये पता चला कि 59 सैंपल्स में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्सीडिंग अमाउंट में पाया गया। 40 सैंपल्स में फीकल कंटामिनेशन भी पाया गया। फीकल कंटामिनेशन का मतलब समझते हो? टट्टी। सही सुना आपने, टट्टी। और भी काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स में डेंजरस पैथोजेंस जैसे कि स्टैफिलोकोकस आरएएस पाया गया और भी काफी सारे यीस्ट और मोल्ड पाए गए। डॉक्टर श्यामा शेट्टी, जो कि हेड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी हैं एट मेट्रोपोलिस, उन्होंने ये कहा कि ऐसे खाने और ऐसे डेंजरस पैथोजन से हो सकते हैं काफी खतरनाक बीमारियां जैसे कि इकोली इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, डायरिया एक्सेट्रा। और सबसे खतरनाक बात है इसमें आने वाला स्टैफिलोकोकस आरेयस। स्टैफिलोकोकस आरेयस खाने में मिलकर उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिन्स बाद में आपको फूड पॉइजनिंग, डायरिया और या फिर वॉमिटिंग, हाई फीवर और इंटेंस केसेस में लो बीपी तक भी ले सकते हैं। और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए। इंडियन फूड क्राइसिस गोज बियॉन्ड पुअर हाइजीन। इसमें यूज होने वाले अडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स और फूड कलरिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। जब एफएसएसआई ने एक रेड कंडक्ट करवाया था कर्नाटक में, वहां पर पाया गया कि 22% ऑफ द गोलगप्पा सैंपल्स जो कि उनके पास टेस्टिंग के लिए आए थे काफी खराब क्वालिटी के थे। 40 सैंपल्स आउट ऑफ 260 सैंपल्स में ऐसे ऐसे फूड कलरिंग्स यूज किए गए थे जो कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड थे यूज करने के लिए और वो काफी डेंजरस थे लोगों के हेल्थ के लिए। उसमें ऐसे ऐसे कलर्स पाए गए जैसे कि ब्रिलियंट ब्लू हो गया, सनसेट येलो हो गया, रोडामाइन बी हो गया। रोडामाइन बी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो रोडामाइन बी एक ऐसा कलरिंग है जिससे आपको आई इन्फेक्शन और इवन रेस्पिरेटरी इलनेस तक भी हो सकता है। एफएसएसआई का डाटा रिवील करता है कि 83% ऑफ पनीर सैंपल्स जो उनके पास टेस्टिंग के लिए आए थे वो सेफ्टी रेगुलेशंस को मीट नहीं कर पाए। 40% ऑफ द पनीर सैंपल्स में अडल्ट्रेटेड पाम ऑयल और काफी केमिकल्स भी यूज किए गए थे। डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने हमें वार्न किया कि ऐसे पनीर के रेगुलर कंजप्शन से काफी सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं एंड इवन ओकेजनल कंजप्शन से भी वॉमिटिंग, इलनेस, फीवर, यहाँ तक एलर्जीज तक हो सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिटिक एसिड जो कि हाईली कोरोसिव होता है, उससे हमारे इनर लाइनिंग में काफी इंजरीज हो सकते हैं, काफी इंटरनल इंजरीज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में हो गया, गले में हो गया, वहां पे छाले पड़ सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी लाइनिंग में भी इंजरीज कर सकता है। ऐसा पनीर जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में कंप्लीटली इलीगल होता है पर यहाँ पर ओपनली बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि फेक पनीर सिर्फ 150 रुपए का मिलता है मार्केट में और रियल पनीर 400 रुपए का है। तो लोग सस्ते में ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि उनको सीरियसली डैमेज कर सकता है। एनएचआरसी ने रिसेंटली एक नोटिस जारी किया टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एफएसएसआई कंसर्निंग अबाउट द वाइड स्प्रेड रीयूज ऑफ कुकिंग ऑयल, जो कि ज्यादातर छोटे ढाबों, स्मॉल होटल्स या फिर स्ट्रीट साइड वेंडर्स के द्वारा किया जाता है। 2022 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा एक स्टडी में पता चला कि नियरली 60% ऑफ द कुकिंग ऑयल जो कि यूज होता है फूड स्ट्रीम में वो वापस से फूड स्ट्रीम में एंटर करता है। कुकिंग ऑयल को रेगुलरली हीट करने से उसमें प्रोड्यूस होते हैं
काफी टाइप के केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड्स और टीपीसी, टोटल पोलर कंपाउंड्स, जिन ऑयल्स में टीपीसी एक्सीडिंग अमाउंट में पाया जाता है जो कि 25% से ज्यादा है, उन ऑयल्स को एफएसएसआई हाईली सीवियर कंसीडर करता है। उन ऑयल्स का इस्तेमाल से सीवियर डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, यहाँ तक कि वेरियस टाइप ऑफ कैंसर और अल्जाइमर डिजीज भी हो सकता है। इंडिया के फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसआई ने जब फूड रेटिंग ऑडिट करवाया तो उसमें यह पता चला कि हर 4 में से 3 वेंडर्स तो बेसिक हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर पाते। और दिल्ली और हैदराबाद में किए गए एक ऐसे ही स्टडी से पता चला कि 1/3 ऑफ द वेंडर्स तो एफएसएसआई के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। और ये लोग वो वेंडर्स नहीं है जो नए हैं, इन लोगों ने अपनी दुकान सालों से खोल रखी है। हाइजीन प्रैक्टिस सर्वे से पता चला कि 28% ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास हाथ धोने तक की जगह भी नहीं है और 49% ऑफ द वेंडर्स के पास इवन डस्टबिन तक नहीं है। और पिछले 5 सालों में 21,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं एफएसएसआई के पास रिगार्डिंग द ऑनलाइन फूड डिलीवरी। 1500 से ज्यादा वेंडर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं और 210 करोड़ से ज्यादा के पेनल्टीज भी लगवाए जा चुके हैं। फिर भी भारत जैसे देश में ये सब काफी नहीं है, क्योंकि एफएसएसआई के गाइडलाइन सिर्फ उन बिजनेसेस पर लागू होते हैं जिनका डेली का 50 लीटर से ज्यादा का ऑयल यूज होता है। इसका मतलब है जो भी छोटे बिजनेसेस हैं वो सब छूट जाते हैं। और ऊपर से ऐसे चीजों से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है स्मॉल स्ट्रीट फूड वेंडर्स को, जो कि ज्यादातर कम डेवलप्ड स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि यूपी में 2024-25 में यह पाया गया कि 54% ऑफ द फूड सैंपल्स फेल टू मीट द सेफ्टी रेगुलेशंस। अब जरा इससे हो रहे फेटल कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान देते हैं। अक्टूबर 2024 में 33 साल की रेशमा बेगम की डेथ हो गई और 20 लोगों को फूड पॉइजन हो गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रीट फूड वेंडर से मोमोज खा लिए थे। उस स्ट्रीट फूड वेंडर के पास भी एफएसएसआई का कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही वो रजिस्टर्ड था। ऐसे ही मई 2024 में 19 साल के प्रथमेश भोक्से को अपनी जान गंवानी पड़ी स्ट्रीट साइड शॉर्मा खाने के बाद और 5 लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। अक्टूबर 2024 में सिमिलर केसेस में शॉर्मा खाने की वजह से 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और सिर्फ 2024 में ही 1000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं फूड पॉइजनिंग के और डायरियल डिजीजेस के। जब ग्राउंड लेवल पर इतना बड़ा एक बेसिक हाइजीन फेलियर हो रहा है तो नेचुरली मन में सवाल आता है कि आखिर हमारे फूड रेगुलेटर्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स की गलती नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट और एफएसएसआई की भी गलती है, क्योंकि उनका ही काम है क्वालिटी इंश्योर कर पाना। रिसेंटली हुए ओआरएस स्कैंडल से ये पता चलता है कि एफएसएसआई और गवर्नमेंट को कितनी ज्यादा परवाह है लोगों की और उनके हेल्थ की। ओआरएस जिसे एक लाइफ सेविंग मेडिकल सोल्यूशन कहा गया है बाय डब्ल्यूएचओ, जो कि डिहाइड्रेशन से बचाता है, जो कि डायरिया के टाइम होता है। अगर उस चीज में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर पाया जाए और वो आपकी तबीयत को और खराब करने लगे तो क्या करोगे? हम सभी को पता है हमारे लिए शुगर कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद भी ओआरएस जैसे ड्रिंक्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन शुगर जब मिलाया जाए तो वो जान बचाने की जगह जान लेने का काम भी कर सकती है। सालों से ये कंपनियां ओआरएस के नाम पे शुगर ड्रिंक्स बेचे जा रहे थे, जिसमें 110 से 120 ग्राम शुगर पाया जाता है और ये जो शुगर लेवल है ये डब्ल्यूएचओ के सेट के स्टैंडर्ड से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ओआरएसएल जो इस पूरे कारनामे के सेंटर में है, उसमें भी डब्ल्यूएचओ के सेट किए गए स्टैंडर्ड से 8 गुना ज्यादा शुगर मिलाया गया है। डॉक्टर शिवारंजनी संतोष ने जब 2017 में यह ऑब्जर्व किया कि ओआरएस की कंजप्शन से बच्चों की हालत सुधरने से ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए ये पता लगाने के लिए कि आखिर दिक्कत क्या है, और उन्हें जो रिजल्ट्स मिले वो काफी शॉकिंग थे। बच्चों के शरीर में सोडियम की मात्रा कम थी और शुगर लेवल्स काफी हाई थे। जब उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट किया अपने हायर अप्स को, तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई बाय गिविंग हर स्पीकिंग रोल्स एट इवेंट्स। इस सब के बावजूद उन्होंने बार बार कंप्लेंट्स रेज किए, फिर भी एफएसआई ने उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया। आखिरकार 8 साल तक कैंपेन करने और काफी ज्यादा लीगल प्रेशर डालने के बाद अक्टूबर 14, 2025 में फाइनली एफएसएसआई ने एडवाइजरी जारी करी टू बैन सच ओआरएस प्रोडक्ट्स जो कि डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते। फिर भी 3 दिन बाद 17 अक्टूबर 2025 को जेएनटीएल ने एक पिटीशन जारी करा दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंजिंग द बैन। उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई प्रायर नोटिस नहीं आया था इस बारे में, और उन्होंने ये भी डिमांड रखा कि उनके पास जो भी स्टॉक्स बचे हैं, जो कि उनके कहने के हिसाब से 180 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक्स हैं, वो उन्हें बेचने की परमिट मिले। बट अच्छी बात है, आज ऑफ नवंबर 2025 कोर्ट ने उनके इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। पर ये तो बस एक केस हो गया।
और भी ऐसे कई हार्मफुल एडिटिव्स हैं जो बाहर के देशों में जानवर तक नहीं खाते, फिर भी यहाँ पर लीगल है उसे यूज करना। एजोडी कार्बन अमाइड एक ऐसा केमिकल है जिसे द योगा मैट केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे योगा मैट्स बनाने और सिंथेटिक लेदर बनाने के लिए यूज किया जाता है। पर वो यहाँ पर एज अ डो कंडीशनर यूज किया जा रहा है बाय मेनी पॉपुलर ब्रांड्स। इन पॉपुलर ब्रांड्स में ये काफी पॉपुलर ब्रांड्स यूज करते हैं, जैसे कि सबवे हो गया, मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स और बर्गर किंग। ये पूरे यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में बैंड है, फिर भी एफएसएसआई ने इसके यूज को लीगल कर रखा है। ब्रेड्स में यूज होने वाला एक और केमिकल है पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि ब्रेड्स को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के काम आता है। पर इस केमिकल के ज्यादा यूज से भी आपके थायराइड और किडनीज में कैंसर हो सकता है। इस केमिकल को यूरोपियन यूनियन और यूके ने 1900s में ही बैन कर दिया था, एंड इवन श्रीलंका तक ने इसको बैन कर रखा है, पर एफएसएसआई ने कोई स्टेप्स नहीं लिए। एफएसएसआई ने एक नोटिस जारी किया था कि इसके अगेंस्ट स्टेप लिया जाएगा, पर आज तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। एक और ऐसा ही केमिकल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसे कि फूड को ज्यादा ब्राइटर और कलरफुल दिखाने के लिए यूज किया जाता है, पर इसे भी ईएफएसए यानी यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 2022 में बैन कर दिया था, क्योंकि इसके जेनोटॉक्सिक रिस्क है, यानी आपकी डीएनए को डैमेज कर सकता है। पर इंडिया में काफी पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि टैंग ड्रिंक मिक्स या फिर कैडबरी जेम्स में ये यूज होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एफएसएसआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये एक परमिटेड फूड कलरिंग है, जो कि यूज हो सकता है एज जीएमपी लेवल्स, यानी जितना कंपनी चाहे उतना यूज कर सकती हैं उनके हिसाब से। मतलब बैन या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो छोड़ो, एफएसएसआई ने तो खुली छूट दे रखी है और कोई भी लिमिट नहीं लगाया इस पर। और प्रॉब्लम्स बस यहाँ तक खत्म नहीं होती। एफएसएसआई के 2021 के एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में सिर्फ 2531 एफएसओस थे उस टाइम पर, यानी उन्हें लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को संभालना था। यानी हर एक ऑफिसर्स को 3952 स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करना था। 2017 के कैग परफॉर्मेंस ऑडिट रेटिंग से पता चलता है कि पूरे देश में 33 से लेकर 90% स्टेट्स में एफएसओ की वैकेंसीज है। और एफएसएसआई के खुद के गाइडलाइंस के हिसाब से पर एफएसओ 1000 स्ट्रीट वेंडर्स होने चाहिए। महाराष्ट्र में 970 एफएसओ की कमी है। अब जब इतना काफी नहीं था, तो अब देश में फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज की भी कमी है। अब एफएसएसआई के गाइडलाइंस के हिसाब से फूड टेस्टिंग के रिजल्ट्स 14 दिनों में बाहर आ जाने चाहिए, पर ये टाइमलाइंस तो काफी रेयरली ही मीट हो पाते हैं। भोपाल जैसे शहरों में 1700 सैंपल्स को बस 20 दिनों में ही हैंडल करना पड़ा। ऑफिशियल्स ने ये कहा कि उन्हें रात दिन एक करके काम करना पड़ा था टू हैंडल द लोड, और उन्होंने यहाँ तक कि फेस्टिवल्स पे भी छुट्टियां नहीं ली। और ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में बस 6 टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, और मध्य प्रदेश में तो बस 3 ही हैं। और ऊपर से एफएसएसआई के और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के करप्शन के केसेस खत्म ही नहीं होते। मार्च 2025 में एफएसएसआई के जॉइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार महादेवया को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 25,000 रुपए का घूस लेते हुए पकड़ा। सिमिलरली मई 2024 में एफएसएसआई के असिस्टेंट डायरेक्टर अनमोल जगताप और उनके साथ 2 और ऑफिशियल्स को सीबीआई ने 1,20,000 रुपए का घूस लेते हुए पकड़ा। और सीबीआई ने यह भी कहा कि अनमोल जगताप रेगुलरली घूस लेते थे बिजनेस ऑपरेटर से, और इन्हीं सब की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएससी ने नवंबर 2025 में एफएसएसआई को शार्पली क्रिटिसाइज किया रिगार्डिंग द मैन पावर शॉर्टेज, मिसलीडिंग एड्स रन बाय द कंपनीज एंड फूड अडल्ट्रेशन, जो कि इस देश में काफी ज्यादा हाई लेवल पर होता है। कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बेजॉन कुमार मिश्रा ये क्लेम करते हैं कि एफएसएसआई के ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑन फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग एफओपीएल को इंडस्ट्रियल प्रेशर के लिए बदल दिया गया। उन्होंने ये कहा कि इस रेगुलेशन को 2 बार पब्लिक के फेवर में लाया गया था, पर हाई इंडस्ट्रियल प्रेशर की वजह से एफएसआई को इसे आखिर में चेंज करना पड़ा। और ये सारे पॉइंट्स बस यही बात दर्शाते हैं कि बस ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें यहाँ पर सिस्टमैटिक लेवल पर भी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपका काम है सवाल पूछना। तो गवर्नमेंट को और एफएसएसआई को ट्विटर पर टैग करो और अपने सवाल पूछो, उनके ऊपर इतना पब्लिक प्रेशर डालो कि आखिरकार उन्हें ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस लोगों की भलाई के लिए चेंज करना पड़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस देखने मिले।